जय हिंद बच्चों। जैसा कि जानते हैं कि आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो गया अब 3 जून को, और पेपर का लेवल कुछ हद तक आसान ही था। 100 सवाल तो आसान ही कह सकते हैं। 15-20 सवाल जरूर थोड़े से क्या है, उलझाऊ टाइप के थे, थियोरिटिकल थे, जिस पे आदमी कम ध्यान देता है, उस तरह के थे। तो वहीं पे गलतियां होने की संभावना थी, गुंजाइश थी। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का तब से लेकर के आज तक कमेंट्स आ रहे हैं, या व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे, कि सर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सिलेबस में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आध गलतियां हमसे भी हुई थी भाई, कि मैं भी भाई सिलेबस में था कि ध्यान नहीं किया, छोटे में चीज़ में लिखा हुआ उसको दूसरे नाम से लिख दिया गया था आपका। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वैसा कोई क्वेश्चंस नहीं था कि आपका बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। तो जिन जिन बच्चों ने बोला था कि ये क्वेश्चंस पे आपत्ति क्या दर्ज किया जा सकता था, आइए हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग और बातें करेंगे। तो कल तक आप आपत्ति करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन मैं अपने तरफ से क्लेरिफिकेशन देने का प्रयास करता हूं। जैसे इस क्वेश्चंस पे कहे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल, ठीक है। तो ये सेट के फॉर्म में ही आता है आपका। हाँ, टोपोलॉजी की बात करें तो उसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज नहीं है कि ये चीज बकायदा सिलेबस में दिया हुआ है। इसका आंसर्स भी था, ये जो था वो आपका सही दिया हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर को, मतलब एक तरह से कहे तो ऐसे अगर प्रथम दृष्टया देखते हैं तो क्या होता है, रेशनल नंबर को काउंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर काउंटेबल सेट है। अगर वो है तो क्यू क्रॉस क्यू भी क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा हमारा। एक उसका अलग प्रोसेस होता है, एक अलग थ्योरी होती है इसकी काउंट करने की। तो ये सिलेबस में भी है, सेट्स में है, टोपोलॉजी में है, दोनों में पढ़ते हैं। तो सेट्स है तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स है, तो ये उसमें आ जाएगा हमारा। तो ये सिलेबस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका सिलेबस है। देखिए यहाँ बकायदा दिया हुआ है क्या, समुच्च सिद्धांत में समुच्च बीजगणित के नियम, तुल्यता संबंध, प्रतिचित्रण, ये सब आपका दिया है। और वास्तविक विश्लेषण में जब रियल एनालिसिस की बात करते हैं तो वास्तविक संख्याओं की अभिग्रहियां, समुच्चों के गणनीय दूरी समष्टि, सामीप्य, विवृत समुच्च, संवृत समुच्च, व्युत्पन्न समुच्च, ये सारी चीजें आपकी दी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिलेबस का ही है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है आपका। फिर अगर बात करें, फिर उसी तरह से ये भी है आपका, ए सेट एस इन आर कॉल्ड डेंस इन आर। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सिलेबस का ही है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि आपत्ति है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर रियल एनालिसिस है, सेट्स है हमारा, ठीक है, तो वो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। नंबर सिस्टम भी आपका सिलेबस में था, सेट्स भी था आपका, ठीक है, तो ये उसमें भी आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर बात करें, सबसे ज्यादा बवाल इस पे है हमारा, मैट्रिक्स स्पेस पे है, ठीक है। ए सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉम्प्लीमेंट सेट। हम कॉम्प्लीमेंट तो ये कह सकते हैं, हाँ इसमें मैट्रिक्स स्पेस लिख दिया है हमारा, तो ये थोड़ा सा समस्या का विषय है। मैट्रिक्स स्पेस खास करके अलग से कोई टॉपिक में नहीं लिखा है, मैट्रिक्स स्पेस अलग से कोई टॉपिक में नहीं लिखा है। मतलब ये सिलेबस आप, मतलब डायरेक्ट अगर बात करें, ये यहाँ पे हमारा क्या है, सिलेबस है। ये सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो वाणिज्य सारणिक वाले में भी है, समुच्च सिद्धांत वाले में, वास्तविक विश्लेषण में थोड़ा सा दिया है, समष्टि के बारे में, दूरी समष्टि के बारे में दिया, वो भी मैट्रिक्स स्पेस का होता है। लेकिन मैट्रिक्स स्पेस करके अलग से चीजें, ये बीजगणित, करनी, बहुपद, ये सब दिया हुआ है, द्विघात समीकरण, अनुपात समूह, संख्या पद्धति, समुच्च संक्रियाएं, और ये हमारा, ठीक है, परिभाषा सारणिक का भी दिया हुआ है। तो परिभाषा, उपसारणी, सहखंडज दिया हुआ है, आव्यूहों का गुणनफल, परिवर्तन आव्यूह, ये सब दिया, युगपत समीकरण, गुणोत्तर, हरात्मक श्रेणियां, क्रमचय, संचय, ये सब चीजें आपका दिया। वास्तविक विश्लेषण में भी है, तो एक हमारा वास्तविक संख्याओं की अभिग्रहियां या समुच्चयों के गणनीय दूरी की समष्टि, सामीप्य हमारा। तो इस वाले पोर्शन में अगर हम चाहें तो किस सवाल पे थे, ये वाला सवाल जो है हमारा, कॉन्टिन्यूअस कहां गया, ये वाला। तो मैट्रिक्स इस पे अगर एक बार चाहें तो, अगर सबसेट सेट दिया है तो सेट सबसेट में इसको काउंट किया जा सकता है,
ठीक है, वो देने वाले की मंशा, मतलब इस पे अगर आपत्ति आप लगाते हैं तो आपत्ति नहीं भी मानी जा सकती है। मतलब 60-40 का रेशियो रहेगा, 60-40 का रेशियो रहना है हमारा। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही है हमारा, ठीक है। हाँ, मैट्रिक्स स्पेस स्पेशली करके अलग से कहीं नहीं लिखा हुआ है आपका। वही सेम चीज आपका क्या है, दूरी समष्टि में, ये भी मैट्रिक्स स्पेस ही है। लेकिन यहां फिर मैं सिलेबस में आपको दिखा रहा हूं कि ये तो है सिलेबस में, इस पे बहुत बवाल हो रहा कि ये भी मैट्रिक्स स्पेस का है, ये तो फिर भाई क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, इस पे आपत्ति दर्ज कराना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सीधा सीधा डिस्टेंस वाला है, कुछ विशेष नहीं है, बड़ा बेसिक सा है हमारा, लेकिन अलग से सिलेबस में लिखा भी है इसके बारे में। ये यहां पर देखिए, ये आपका क्या है, ये यहां पे आपका बकायदा लिखा हुआ है, वास्तविक विश्लेषण, वास्तविक संख्याओं की अभिकृतियां, समुच्चयों की गणनीयता दूरी, और साथ ही साथ यहां दूरी समष्टि, यहां बकायदा वास्तविक विश्लेषण में पहले लाइन में ही दिया हुआ। तो ये पूरी तरह से मैट्रिक्स स्पेस लिख जरूर दिया है इसमें हमारा, तो अलग से मैट्रिक्स स्पेस नहीं लिखा है सिलेबस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको कह देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस ये भी आपका नहीं होगा। 44 नंबर वाला देख रहे थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पिछले वाले सवाल में आप चाहें तो, कौन सा सवाल देखें, इस वाले सवाल में एक बार चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर कह रहे 60-40 वाला ही हिसाब किताब रहेगा। एकदम आप इसको बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में कभी कभी क्या होता है, कितना लंबा हर एक चीज, हर एक पॉइंट तो लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है हमारा। तो ये चीज भी सिलेबस में ही आप मान सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, तो आप आपत्ति दर्ज कर दीजिए। आप ये कहां से आ गया यार, हाँ, ये जैसे सवाल है फ्लो चार्ट वाला, तो है बेसिक सवाल, इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। ये जनरली क्या है, कंप्यूटर बेस्ड वाला है हमारा, कंप्यूटिंग का सवाल है। कंप्यूटिंग तो गणनीयता की बात आ जाएगी तो इसमें भी आ जाएगा, गणनीयता मतलब कंप्यूटिंग की बात है बड़ा आसान सा सवाल हमारा, ठीक है। तो गणनीयता लिख दिया तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। ये मैनुअली कंप्यूटर वाला ही पढ़ते हैं, मतलब इस तरह का सवाल वहां ज्यादा मिलता, कमर्शियल मैथमेटिक्स में ज्यादा इस तरह का सवाल मिलता। तो चूंकि सवाल बड़ा आसान सा था तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन गणनीयता लिख दिया है, इसका मतलब कि वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो ये वाला भी आप जो आप बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, कि ये वाला आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस आप इसको नहीं मान सकते हैं। हाँ, अगर अलग से पूरा डिटेल से लिख दिया जाता तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, चर्चा इसके बारे में की गई है, इसका मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर बात करें, इस वाला सबसे ज्यादा विवाद इस पे हो रहा है, सबसे ज्यादा विवाद इस पे हो रहा है, इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपत्ति दर्ज कराने लायक तो है भाई हमारा, ये क्वेश्चन, ये अलग अलग ऑथर अपने अलग अलग हिसाब से लिखते हैं, चाहे यूपी बोर्ड का ले ले, आरडी शर्मा का ले ले, अरिहंत का ले ले, या चैट जीपीटी से पूछें, जेमिनी से पूछें, जहां से पूछें। यहां पर चीजें कुल मिला के बस ये कहा गया कि एक्स वाई को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो पूरा 2D सिस्टम है हमारा। तो सीधा सा यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि अगर न्यू कोऑर्डिनेट की बात कर रहा, अगर नए निर्देशांक की बात कर रहा हमारा, तब तो आंसर ये वाला सही होगा। नए निर्देशांक की बात कर रहा तब तो ये बात करेगा। लेकिन अगर पूरे सिस्टम की बात करें, अब यहां एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे, तो सिस्टम को भी इसी फॉर्म में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ ही रहे हैं हम वहां। तो अब यहां पे अगर इक्वेशन आ जाएगा, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उस तरह से अगर हम बात करेंगे, तब वहां पर इसका आंसर ये हो जाएगा। यहां पर बस केवल ये कह रहा है कि एक्स वाई इज रिप्लेस्ड, तो इक्वेशन में एक्स प्लस एच वाई प्लस के रिप्लेस होता है, कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स माइनस एच और वाई माइनस के रिप्लेस होता है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई देखो, वहां पर बात होती है कि जो एक्स माइनस एच वाई माइनस के लगाया है, वहां पर ये तर्क दे सकते हैं कि सर
ठीक तो है, यहाँ एक्स वाई के फॉर्म में लिखा तो कोऑर्डिनेट की ही तो बात कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट में तो हम एच के माइनस करते ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में पढ़ते हैं। ठीक है, जब कोनिक सेक्शन आता है तो कोऑर्डिनेट में एच के ऐड कर देते थे, इक्वेशन में एच के घटा देते थे हम, और जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस करते हैं वहां जब पढ़ते हैं तो वहां क्या होता है, कोऑर्डिनेट की अगर बात आती है तो नया कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पुराने वाले में एच के घटा देते हैं, और जहां इक्वेशन की बात आती है तो पुराने वाले इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स प्लस एच और वाई की जगह मतलब एक्स डैश बरा वो पुट कर देते हैं हम। ठीक है, तो वहां पर बात क्या होती है, इक्वेशन वाले में ये होता है यहाँ। अब यहाँ जो बात कर रहे थे कि नहीं सर पूरा कोऑर्डिनेट की ही बात की जा रही है, तो मेरे बात ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, कोऑर्डिनेट का सवाल ही है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे तो हम यहाँ एक्स वाई ही तो लिखेंगे कि इक्वेशन में भी दिया है तो एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स वाई को किससे रिप्लेस किया जाएगा। तो वो तर्क गलत है कि नहीं सर पॉइंट ही दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो अगर दोनों आंसर दिया है, अगर मान लीजिए ये आंसर नहीं दिया होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा भाई। ठीक है, लेकिन अगर प्लस वाला भी दिया है माइनस वाला भी दिया है तो बकायदा यहाँ क्वेश्चंस में लिखा जाना चाहिए न्यू कोऑर्डिनेट की बात क्या है, इसको नए निर्देशांक के लिए एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, या नए वक्र के समीकरण के लिए एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, मेरे हिसाब से बस। और अलग अलग ऑथर मतलब सब जगह आपको मिलेगा भी यही आपका। बाकी आप नेट पे अगर देखेंगे, अगर नेट पे देखेंगे तो अगर आप ये टिक लगा के देखोगे तो इसको भी जस्टिफाई कर देगा, ये करके देखेंगे तो इसको भी जस्टिफाई कर देगा। आप वहां पूछिए कि ये आंसर सही है तो बताएगा हाँ भैया हुजूर माए बाप एकदम सही है, ये आंसर सही है तो हाँ हुजूर माए बाप ये भी सही है हमारा। तो अलग अलग तर्क है इसका, तो ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है। शायद इस बार के पेपर में सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न की अगर बात करें तो यही है, तो इस पे आपत्ति दर्ज कराना मतलब जायज है, जायज बनता है हमारा, मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत भी हूं भाई। अब यहाँ सवाल ये उठता है किसको सही बताएं, तो क्या है, तो ये वाले चढ़ बैठते हैं सब, मतलब जो व्हाट्सएप पे 5-7 दिन से चीजें चल रही कि आज हमें कि मतलब कितना अकेले अकेले हम कितनों का जवाब दें, शायद सैकड़ों फोन आए हैं। ठीक, कुछ ने आंसर ये लगाया है, कुछ ने आंसर ये लगाया है। अब मैं क्या कह दूं भाई, इसको सही कह दूं कि नहीं ये गलत है तो ये वाले नाराज हो जाते हैं, ये जो लगा के आया कह दूं ये सही है तो ये वाले नाराज हो जाते हैं। तब नाराजगी तो नहीं, तो जेन्युइन तो बात यही है हमारा। ठीक, ये दोनों आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ क्लेरिफिकेशन सही से नहीं दिया गया है। ये तर्क की कोऑर्डिनेट की बात करें तो नहीं, यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जा रही है हमारा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स वाई लिखते ही लिखते हैं अब किसी चीज को। ठीक है, तो ये हमारा हिसाब से बी और सी दोनों है, तो ये थोड़ा सा आपत्ति वाला है जो जेन्युइन आपत्ति की जा सकती है इस पे हमारा। फिर अगर बात करें डिसकॉन्टिन्यूटी कह रहा, जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो सर ये नहीं लिखा तो डिसकॉन्टिन्यूटी का टाइप हमेशा थोड़ी लिख देगा जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। हमेशा पढ़ाया जाता है आपको कि कोई भी ग्राफ अगर हम बना रहे हैं कि ठीक कि 1/x का ये बन रहा है ये बन रहा है, तो जीरो पे मतलब क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ग्राफ जंप ही तो कर रहा है। तो इसको लिखाते समय जब टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ाया जाता है तो वहां जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी बताया जाता है कि भाई एलएचएल और आरएचएल का जो डिफरेंस का मॉडुलस होता है, एलएचएल और आरएचएल का डिफरेंस का जो मॉडुलस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट काइंड वाला ही डिसकॉन्टिन्यूटी होता है, फर्स्ट काइंड वाला ही डिसकॉन्टिन्यूटी होता है हमारा, तो उसी में जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एक आ जाता है। तो यहां पर कि अलग से नहीं लगी, इस पे भी आपत्ति थी, आपत्ति दर्ज कराने लायक कुछ है नहीं। अब जितना भी डिसकॉन्टिन्यूटी वो थोड़ी लिखेगा कि जंप क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ना, सेकंड का डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी लिख दिया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी लिख दिया, मतलब उसके रिलेटेड सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। तो ये आपत्ति वाला नहीं है। एक दो बच्चा कल ही कह रहा सर ये नहीं पढ़ाया है आपने, अरे कहा नहीं पढ़ाया है भाई, ठीक है बिल्कुल है, कॉन्टिन्यूटी में बताया जाता है ग्राफ बताते समय कि कॉन्टिन्यूटी मतलब ही ग्राफ जंप कर रहा, तो एलएच और आरएच के डिफरेंस के मॉडुलस को ही जंप ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है हमारा। तो ये है, ये सिलेबस में अलग से लिखेगा नहीं आपका, तो ये कोई आपत्ति वाला नहीं है। इसमें अब अगर बात करें, इसमें बहुत आपत्ति है हमारा कि if two cars A and B move with velocity VA and VB respectively, then the velocity of A related to B। तो यहां पर ये आंसर है। अब इसमें कुछ आपत्ति करना नहीं सर ये क्यों नहीं हो सकता है,
ये क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए सामान्यतः जब भी होता है, अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो जनरल केस ही हमेशा माना जाता है। तो जब भी अगर हम कहें कि बी के सापेक्ष क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी हमारा, तो जिससे रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो हमेशा बाद में होता है हमारा, और जिसका पूछ रहा है वो पहले होता है। जैसे वेक्टर ओपी वेक्टर पढ़ते हैं ना, तो पोजीशन वेक्टर क्या पढ़ते हैं, पोजीशन ओपी कहते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ हमारा, तो पी का पहले और ए का बाद में हो जाता है। वेक्टर ए भी लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अब बी ए लिखेंगे मतलब जो बाद में है वो पहले और जो पहले है वो बाद में किया जाता है हमारा। तो अब यहां पर ठीक है, डायरेक्शन अगर एक दूसरे के विपरीत अगर रहेगा तो प्लस किया जाता है, लेकिन अगर डायरेक्शन की कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती है तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा यही लिखा जाता है वी ए माइनस वी वी। अगर हमारा क्या है ए का क्या कह रहा है, तो बी के सापेक्ष अगर ए का वेग पूछ रहा है तो वी ए माइनस वी वी ही करेंगे इसमें। तो ये आपत्ति अगर आपका मन है करने का तो आप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन वो आपत्ति आपकी मान्य होगी नहीं, वो आपत्ति आपकी मान्य नहीं होगी। किसी भी बुक में आप देखेंगे ये करेंगे, ठीक है। हाँ, स्पेशल केस दे दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में, तब आप कर दीजिए, तब आप कर दीजिए, वो अलग बात है हमारा, लेकिन जनरल केस में आपका यही माना जाता। और अगर कुछ नहीं दिया है तो जनरल केस ही कहीं पूछा जाता है कि बी के सापेक्ष ए का वेग बताओ आप, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, वही, तो आप क्या कहेंगे, वी ए माइनस वी वी ही कहेंगे, वी ए माइनस तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। फीसर आइडियल इंडेक्स है हमारा, इसको भी बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं ये वाला भी क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सांख्यिकी में बकायदा आपका दिया हुआ है। अब ध्यान नहीं जाता है इतनी छोटी छोटी चीजों पे, ये अलग बात है। सांख्यिकी में जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक दिया हुआ है, मतलब इंडेक्स के बारे में, दो तीन तरह का जो इंडेक्स होता है, तीन चार तरह का, वो चीज आपके सिलेबस में है, सूचकांक लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो सूचकांक लिखा हुआ है, तो ये वाला भी सिलेबस की ही बात है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये 100% सिलेबस का ही क्वेश्चन है हमारा। तो कुल मिलाकर के आप एक मैट्रिक्स स्पेस वाले पे चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस पे भी गुंजाइश कम ही है आपका, ठीक है। बाकी वी ए माइनस वी वी वाले पे अगर आपका करना है तो इसमें भी आप कर दीजिए, मतलब रिस्क मतलब क्या है, अंधेरे में तीर चला दिए भाई, क्या है नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये सही है आंसर हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के यही दो तीन सवाल मुख्य रूप से अगर करना है तो 116 नंबर, मतलब अब किस क्या मतलब अलग अलग सेट में तो अलग अलग होगा हमारा, इस पे किया जा सकता है, किया जा सकता है, इस तो बेकार है, करने लायक ही नहीं है, इस पे किया जा सकता है, और ये भी नहीं है, इस पे तो कोई बात ही नहीं है, ये चाहे तो ये मतलब है नहीं डिस्टेंस फार्मूला से, अब हर चीज एक एक चीज तो लिखेगा नहीं, लेकिन मैट्रिक्स स्पेस अलग से नहीं लिखा है, लेकिन दूरी समष्टि लिखा हुआ है, तो इस पे भी करने का कोई फायदा है नहीं हमारा, दूरी समष्टि है। इस पे अगर करना चाहें तो आप एक 37 नंबर वाला ये किया जा सकता है, ये बाकी और फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और किसी में कुछ आप नहीं कर सकते हैं, वो मान्य नहीं होगा, इसलिए हमने सिलेबस भी दिखा दिया, कौन कौन सा क्वेश्चन, यही 5-7 क्वेश्चन हमेशा भेजते हैं सर, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बाकी सब तो ऐसे कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, बाकी तो यही 7-8-10 सवाल थे जिसमें कि थोड़ी सी परेशानियां ज्यादा हुई थी, और एक आध दो उसमें कह सकते हैं कि कंफ्यूजन वाला ज्यादा था, थोड़ा सा लैंग्वेज सही से क्लियर ना होने की वजह से, और एक आध दो चीज डायरेक्ट वो सिलेबस में नहीं लिखा, इनडायरेक्ट टाइप से लिख दिया है, तो उस वजह से, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी आप बता दिए कि 2-3 पे अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कर देना चाहिए, अब क्या वो आयोग कहता है, वो तो आयोग का फैसला ही सर्वमान्य आपका होगा, लेकिन अब बहुत आरोप आप नहीं लगा सकते हैं किसी पे कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस ही है चीजें ये, और इसका आंसर गलत है। हाँ, मोर देन वन करेक्ट में किसी पे थोड़ा सा रिस्क कर सकते हैं, नहीं ये के साथ साथ ये भी होगा हमारा, ये आप कह सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं सारा चीजें क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड
अब मतलब ये विवाद कल के बाद ऐसो खत्म हो जाएगा। जिनका एग्जाम अच्छा गया है उम्मीद करते हैं, देखो भाई कितना भी मार्क्स आ जाए, होना तो वही 533 का ही है। अब कितना भी आप सब 125 पा जाएगा तो भी 533 से ना लेंगे, वहां भी ऐसे उतना जाएगा नहीं। फिर मैं मेरिट का हमेशा शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि जनरल 108 से 110 तक हमारा, ठीक। ईडब्ल्यूएस भी वही एक आध नंबर आगे पीछे 105 6, क्या सॉरी, फिर ओबीसी भी लगभग वही एक आध नंबर आगे पीछे आपका जाएगा, 104 से लेके 106 तक के बीच में आपका। और एससी एसटी की, एससी की बात करें तो थोड़ा सा वो कम जाएगा, 95 98, मतलब 95 से 100 तक का है। 2 4 नंबर अब आगे जाता है पीछे जाता है, क्योंकि आसान पेपर में बार बार कह रहा हूं कि बड़ा प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक, शुरुआत में हमें भी लगा 115 के ऊपर जाएगा, 114 15 तक तो जाएगा ही जाएगा हमारा। लेकिन 10 15 क्वेश्चंस जो ऐसे थे जो थोड़े से कंफ्यूजन वाले थे, आंसर सीट आने के बाद कईयों के गलत हुए थे। पहले तो नहीं मान रहे थे कि हमारा गलत है, एकदम रिजिड थे कि हमारा सही सही है हमारा। आंसर्स आने के बाद 2 4 क्वेश्चंस का फर्क पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं आगे एग्जाम भी है आपका, जीआईसी आप दीजिए, जीआईसी के लिए ऑल द बेस्ट आपको। आपत्ति दर्ज कराना है तो आप करा सकते हैं, बाकी और किसी पे लगे तो आप बिल्कुल पूछिए, उसका मैं भरसक जवाब देने का प्रयास करूंगा। कोई देखिए पूरी तरह से विद्वान नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ब्रह्म वाक्य है। अब मैथ्स है तो अपना लॉजिक पेश मैं कर सकता हूं कि मैं ही सही हूं, मेरी बात ही आयोग माने, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।